हेलो, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? और मैंने कल जो खरब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1 अपलोड किया था आपके लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने वो अच्छी तरीके से देखा है, अच्छे तरीके से समझा है जो भी मैंने आपको जो कुछ भी टेक्निक्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है, वो सब आपने बहुत गौर से, बहुत ध्यान से जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसके मुताबिक आपने आज शायद वो इम्प्लीमेंट भी किया होगा कुछ जनों ने। अगर नहीं किया है, अगर लॉकडाउन की वजह से आप थोड़े देर से उठ रहे हो, तो उठने के बाद ज़रूर ये कोशिश करना जो मैंने कल वीडियो में बताया था, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया है वो भी प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं दिलगीर हूँ कि मैं आज इंस्टाग्राम पे लाइव जाने वाला था, लेकिन जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर मुझे लाइव जाना होता तो मुझे जो स्टोरीज़ है जो मैंने कल डाली हुई थी, जिसमें आप सब ने आपका प्यार घोषित किया था उसके थ्रू, जो भी पोस्ट आपने मेंशन करके अपने अपने स्टोरीज़ में डाल दी थी, वो मैंने मेरे ओन स्टोरीज़ में भी पोस्ट कर दी थी। तो वो सब मुझे डिलीट करनी पड़ती अगर मुझे लाइव जाना होता। तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मुझे आप सभी ने जो प्यार दर्शाया है वो इस तरीके से डिलीट करना मैं नहीं चाह रहा था। तो जो भी मैं लाइव जाके बोलने वाला था वो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कल रियाज सीरीज़ एपिसोड नंबर 1 में हमने जो डिस्कस किए टेक्निक्स, वो थे ओम, फिर पॉइंट टू पॉइंट, सुर टू सुर रिसाइटेशन जो ओम का था वो, और फिर आकार। तो सबसे पहले ओमकार जब हम कहते हैं या जब हम गाते हैं ओमकार में, तब जो पोजीशन होना चाहिए, अपने मुंह का जो पोजीशन होना चाहिए, वो किस हिसाब से, किस तरीके का होना चाहिए, वो आप देखिए। सबसे पहले मैं कल का एक्सरसाइज आपके सामने एक बार परफॉर्म करता हूँ। तो जिस तरीके से मैं अभी बैठा हूँ, तो आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। पोस्चर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप तभी पूरी तरीके से सांस ले पाओगे, पूरा ब्रीद इन आप कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना, जब आप अपना बैक बिल्कुल आर्क रखेंगे। तो इस तरीके से आपका पोस्चर होना चाहिए, चिन स्ट्रेट होनी चाहिए, नज़र सामने होनी चाहिए, और फिर ब्रीद इन,
तो इस प्रकार आपको ओम गाना है। फिर अभी आपने नोटिस किया ही रहेगा कि ओम में 3 पार्ट्स में गा रहा था। सबसे पहले ओ, फिर ओ, और तीसरा पार्ट ओ, उ, सो ओ। अभी इसमें जो सबसे पहला पार्ट है ओ का, तो उसमें आप ये इंश्योर करें कि आपका वॉइस नेज़ल बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ में आप ये कर रहे हो कि आपका फोकस इससे बढ़ेगा कि आप आपके कंठ से जब ओ प्रोनाउंस करते हो ओ, तो आपकी जो जीवा है, जो टंग है, उसमें जो एक यहाँ पे जो कैविटी है, उसमें से उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आप फोकस बाहर डाल पाएंगे। तो उसके लिए ओ में ज़रा भी नेज़ल आवाज़ नहीं जानी चाहिए, आप इंश्योर कीजिए। फिर उसके बाद में ऊ आएगा, ऊ, और फिर म। तो ओ सबसे कम टाइम, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ऊ, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको रिसाइट करना है। इसका कारण यह है कि ओ ऊ म में से म का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। उसकी जो वाइब्रेशंस है, आप करके देखिए, आपको फील ज़रूर होगा। तो जो ओ, ये जो ओ में से म की जो वाइब्रेशंस है वो सीधे आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो उसका जो फ़ायदा है, आपको इंक्रीज लेवल ऑफ योर कंसंट्रेशन। फिर उसकी वजह से जो आपको गले में भी बहुत सारा सुधार आया हुआ नज़र आएगा ज़रूर, जिसको बोलते हैं हम आवाज़ का निखरना बोलते हैं। तो वो ज़रूर ओम के एक्सरसाइज से ही आपको साध्य होगा। और मैंने जो कल एक पॉइंट आपके सामने रखा था फ्रीक्वेंसी का, तो मैंने कहा था कि इट शुड मूव फ्रॉम हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू द लोएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो नेचुरली आप जब बहुत सांस भर लोगे और उसके बाद में ओ प्रोड्यूस करोगे, तो ओ में तो हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही आने वाली है, राइट। तो उस वक्त आप जब रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्डर में आजकल वो फ्रीक्वेंसी मीटर आता है, जैसे उसमें ग्राफ दिखता है। तो वो सामने रख के आप अगर कर रहे हो अभी एक्सरसाइज, तो ओ आप इस तरीके से कहिए कि वो ग्राफ स्टेडी एक ही फ्रीक्वेंसी में हिले, जैसे कि ओ। अभी इस ओ में कहीं भी डेविएशन नहीं है, मतलब ओ, ये सब नहीं है। और ये सब रियाज से ही होगा, मतलब पहले तो हिलेगा, आवाज़ ज़रूर हिलेगा, क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स को उतनी आदत नहीं रहती है। तो धीरे धीरे जब आपको वो टेंशन बेयर करने की आदत लग जाएगी, तो उस हिसाब से फिर आप अच्छी तरीके से एक लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी में कांस्टेंट एक ओम गा पाओगे। फिर ये तो आप ज़रूर करके देखिए। फिर इसके बाद में जो आता है पॉइंट, वो है कि अपनी जबड़े का पोजीशन, जॉ का पोजीशन किस तरीके का होना चाहिए ओम गाते वक्त, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आप जॉ जितना कड़क पकड़ोगे, उतना आपका जो फोकस है वो कम हो जाएगा। और जॉ आप जितना ढीला छोड़ोगे, या एज इफ इट इज़ नॉट देयर, आपको ये समझ में ही नहीं आना चाहिए कि आपका जॉ है वहाँ पे। इस तरीके से आप जब ओंकार का साधना करोगे, तो जाके आपका ज़्यादा अच्छा फोकस बाहर आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने बहुत टाइट पकड़ा हुआ है जॉ, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आपको टेंशन ज़रूर नज़र आएगा गले पे, ठीक है। ओ, ये गलती बहुत लोग करते हैं, जिसमें उनको ऐसे वो बहुत ही खुद ही इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि जिसके वजह से उनका गला भी वो बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, जॉ लाइन भी बहुत टाइट पकड़ लेते हैं।
तो इसके वजह से ओम का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर रहे हो। तो कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, तो पहले क्या नहीं होना चाहिए वो मैं सब बता रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए ओ, इसमें ये पार्ट का पोजीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इधर से जहाँ से आपका जो माध्यम है, जहाँ से हवा बाहर पास हो रही है, उसको पास तो होने दीजिए। तो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ओरल कैविटी बिल्कुल फ्री रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए ये लूज छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो ये बिल्कुल लूज है अभी, ठीक है। तो पहला बिफोर एंड आफ्टर, ये बिफोर जिसमें हवा अंदर ही जा रहा है तो मुझे तकलीफ और हो रही है। और सेकंड ओ ओ ओ ओ ओ तो इस तरीके से आप इधर बिल्कुल भी तनाव जो यहाँ पे पैदा होता है गाते वक्त, उसके तरफ ध्यान दीजिए कि वो ना हो। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो आवाज़ है वो एकदम फ्रीली, जो मैंने कल बोला था कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब आप जब सांस पूरी भर लेते हो तो आपका पेट जो है वो ऑटोमेटिकली, आपको ऐसा महसूस होगा कि एज इफ आपने अपने एब्डोमेन में पूरा सांस समा लिया है। और जब आप ओंकार गाते हैं तो उस वक्त जब पोस्चर करेक्ट होगा, जब आपके गले की पोजीशन भी बिल्कुल ठीक रहेगी, तो आपको ये महसूस होगा कि आप जैसे जैसे ओंकार आपका गा रहे हो, जैसे जैसे आपकी सांस खत्म हो रही है, वैसे आपका पेट अंदर की तरफ मूव हो रहा है। तो ये हो रहा है क्योंकि आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा जब भी आप ओंकार रिसाइट कर रहे हो। फिर ये सब जब आपका करेक्ट होगा तो उसके बाद में फिर पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने बोला था, जिसकी वजह से आपके स्वरों के स्थान जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वो करते वक्त भी आपको सेम प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपका जॉ आपने पकड़ के नहीं रखा है, आप पूरी तरीके से नाक से सांस ले रहे हो, मुंह से नहीं ले रहे हो। और ये पॉसिबल है कि ऊ और म बोलते वक्त आपका मुंह जो है वो ओ से ज़्यादा बंद रहता है। तो जैसे कि हम हवा अंदर लेते हैं तो ब्रीद आउट करते वक्त हवा कहीं से तो बाहर आनी चाहिए, तो उस वक्त वो माध्यम थोड़ा मुंह और थोड़ा नाक हो सकता है। तो इसका मतलब कलेक्टिवली यह है कि आपका आवाज़ थोड़ा सा नेज़ल हो सकता है। तो ऊ और म के वक्त आप ये बिल्कुल चिंता ना कीजिए कि आवाज़ अगर थोड़ा भी नेज़ल जा रहा है, सो इट इज़ वेरी नेचुरल। इसलिए फिर ओ ऊ और म बोलते वक्त तो पूरा नाक से ही आपका सांस बाहर आएगा, मतलब एक्सेल नाक से ही करोगे। तो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो इससे क्या बेनिफिट है, तो आप जैसे कि डायरेक्ट सुर को हिट कर रहे हो, आप आसपास घूम करके फिर सा को पकड़ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है आपको डायरेक्ट सुर पे जाने की आदत इससे होगी। जैसे कि कोई बंदिश है जो सीधे पंचम से स्टार्ट हो रही है, या कोई भी गाना है, अगर आप गानों की भी बात करो तो आप एक जो बेसिक रहता है, जो साइन लाइन रहती है, वो गाने के बाद में जब आप अंतरे की तरफ जाते हो तो बीच में पीस बजता है। तो पीस के बाद जब आपको सीधे उस अंतरे को उठाना होता है, तो उस वक्त अगर आपका सुर का ज्ञान है, आपकी तैयारी ठीक नहीं है, तो आप बेसुर होने की संभावना 99% है। तो इसलिए ये जो रियाज है, ये अभी सुबह है तो मैं मंद्र सप्तक में कर रहा हूँ। सिमिलर थिंग सारे सागर साम साप
आप मध्य सप्तक में भी कर सकते हो। कुछ दिन बाद जब आपकी आवाज़ स्टेबल हो जाए तो आप तार सप्तक में भी कर सकते हो। इससे डायरेक्टली यू आर हिटिंग द सूर, तो आपकी वो जो आदत है, वो जो ट्रांजिशन है, वो बहुत स्मूथ हो सकता है बाद में। तो सबसे पहले ये जो ओ है वो आपका किस तरीके से नहीं आपको लगाना है वो पहले मैं बताता हूँ। तो नंबर 1 जो गलती सब करते हैं, ओ, ये जो आप आ रहे हो आपके नीचे वाले सुर से आप ऊपर सा तक आ रहे हो, ठीक है। तो ओ, ये एक व्हील चेयर है जिसमें आप खुद चल नहीं रहे हो, आप नीचे वाले सुर का आधार लेके सा तक आ रहे हो। इसका मतलब आपके मन में सा का जो भी स्थान है, जो फ्रीक्वेंसीज है, जो आपको यहाँ पे फील होता है सा गाते वक्त, इसका अभ्यास आपने पूरी तरीके से अब तक किया नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे सा पे आइए। आप 10 में से 9 बार पहले बेसुर हो जाओगे, लेकिन 10वीं बार जब सुर में लगेगा तो आपको उसका महत्व ज़रूर आपको फील होगा। तो ओ, ये इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली नहीं करना है, या फिर ओ, या फिर ओ, इस तरीके से आवाज़ हिले तो रिलैक्स हो जाइए, फिर से सांस भरिए, फिर से ट्राई कीजिए। तो ये ट्राई अभी कैसा होना चाहिए ये मैं आपको डिसाइड करके दिखाऊंगा। तो पहले मन में लाइए कि सा का स्थान कहाँ पे है। स्टार्ट कीजिए, प, ध, नी, सा। तो ये सा है, सा अभी रजिस्टर हो गया, क्या सा है ये मन में करना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना भी चाहिए। मैं अगर मेरे मन में गाऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्टेप्स होने चाहिए अगर आपको सुर रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि यही चीज़ आपको करनी है तीव्र और कोमल स्वरों के बारे में भी। शायद आप शुद्ध स्वर बहुत ही जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाओगे, लेकिन आपको तकलीफ हो सकती है ये सब बाकी के जो सुर है, विकृत स्वर है, उनके बारे में। तो पहले शुद्ध स्वर, डायरेक्ट सा को मैं हिट कर रहा हूँ, ओ, 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 सा, सा, फिर नी, ओ। आपको क्या करना है, आपको पंचम से देखना है, प, ध, नी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का रेफरेंस आपको लेने की जो आदत होती है पहले से, कि भाई मैं सा को पहले इमेजिन करूँगा तो उससे मुझे नी पता चलेगा कहाँ पे है। तो सबसे पहले मेरे मन में आता है सा, तो सा, फिर ओ, 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 फिर ओ, 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 ओ। इसका मतलब है कि मैं सा के रेफरेंस से बाकी के सारे सुर लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में सा पहले आएगा। जब भी मैं किसी दूसरे शहर में होता हूँ, या आप हम सब भी किसी दूसरे शहर में होते हैं, तो हमें हमारे होम टाउन की ज़रूर याद आती है, या जो माँ पिताजी ने जो प्यार दिया रहता है उसकी ज़रूर याद आती है। तो जैसे भी हम बाकी सारे सुरों पे जाते हैं तो हमें हमारा होम टाउन जो है वो सा है, तो वो सा की याद तो ज़रूर आनी चाहिए। उसके रेफरेंस में हमें बाकी सारे सुर लगाने हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले सा आपको याद करना है कि सा का स्थान एग्जैक्टली है कहाँ। तो तानपुरे में बिल्कुल मिल लीजिए, आप अपना आवाज़ मिला लीजिए। तो ओ, आ, सा, फिर सा के रेफरेंस में नी, सा, नी, फिर होम टाउन, सा, उसके रेफरेंस में धैव, धा, फिर से सा का रेफरेंस, सा, प। तो इस प्रकार जब आपका रेफरेंस क्लियर हो जाएगा, जब आपको किस राह पे चलना है वो आप बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी आपकी माइंड में, तो आप ये सीधे भी कर सकते हैं। आ, 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 आ। सो ये
करने के बाद में आप कौन से भी सुर से किसी भी सुर पे जाने के लिए आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल प रे ध नी म ग प सा रे नी ग प प सा, किसी भी सुर से किसी भी सुर तक आप जा सकते हो। तो ये रियाज इसलिए आपको करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि दुनिया का कौन सा भी कठिन कॉम्पोजिशन आप रियाज के माध्यम से ज़रूर गा सकते हैं। फिर आता है आकार। तो आ बोलते वक्त आपका जो जॉ है वो आपको वर्टिकली बढ़ाना है, हॉरिजॉन्टली नहीं। तो वर्टिकली मतलब आपके जो आप पहले रियाज करते वक्त ये ट्राई कीजिए कि आपके जो 3 ये फिंगर्स है वो आप आकार खोल करके उसके इधर ऐसे रख के आकार बोलिए, जैसे कि आ आ आ आ आ आ तो ये नेचुरल तरीका है सा को बाहर निकालने का, और ये तब होगा जब आप अपनी आवाज़ खोलोगे ओमकार के माध्यम से, नहीं तो इतना स्थिर सा रहना बहुत मुश्किल है और रियाज की बात है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा सबसे ही ज़्यादा दुनिया में सा स्थिर है, लेकिन जो भी आपसे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस किया है उसकी वजह से वो स्टेबल रह रहा है। शायद आपका ना रहे तो आप डरिए मत। आप इस तरीके से अगर हर रोज़ रियाज करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपका थोड़े ही दिन में आवाज़ हिलेगा नहीं एटलीस्ट। फिर उसको टोन और टेक्सचर कैसे लाना है वो बात भी मैं आपको थोड़े और लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट ही आपको ओम, फिर जो मैंने कहीं से भी कहीं पे कौन से भी सुर पे जाने के लिए जो रियाज बताया वो, और आकार, ये 3 मान लीजिए आपके आवाज़ के पूरे आवाज़ का जो क्षेत्र है या जो रियाज है उसका ये स्केलेटन है, या फिर बोल सकते हो कि बैकबोन है आपके रियाज का। तो ये आपको हर रोज़ किसी भी हाल में उठने के बाद में तुरंत 10 मिनट के बाद जो भी मैंने चेकलिस्ट दिए है वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको हर रोज़ ये प्रैक्टिस किसी भी हाल में करनी है। तो इसके ही साथ में मेरे ख्याल से मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो भी कल के सेशन में थे। तो इसके बाद में जो भी मैं सेशंस आपके सामने लाने जा रहा हूँ वो खरज सीरीज़ के भी रहेंगे, और उसके ही साथ में जो अलग अलग रियाज के टेक्निक्स हैं, क्योंकि रियाज ही एक बहुत बड़ा एक एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स मुझे कवर करने ही होंगे। तो उसके साथ में जो जैसे कि हम विद्यालय में हमेशा करते हैं कि सबसे पहले ताल, अलग अलग ताली दे के डिसाइड करता है, फिर उसके बाद में अलंकार जो होता है। तो अलंकार मतलब कई सारी स्वरों की प्रोबेबिलिटीज़ है जो हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली जब हम 10,000 वेरिएशंस या परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशंस लाएंगे तो उसमें से गाने के लिए कितने उपयुक्त है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर सारे ग लिया तो सारे ग रे सा ग रे ग सा रे रे ग सा ग रे सा, इतनी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर राग के हिसाब से इसका विचार करता हूँ तो राग के हिसाब से इसमें से कौन से कॉम्बिनेशंस ज़्यादा सूटेबल है, तो ये सब विचार मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो इसलिए आप ज़रूर फॉलो कीजिए अपना इंस्टाग्राम हैंडल। और सिमिलरली आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि ये सब जो वीडियोज़ हैं मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल करूँ, ताकि जो भी लोग हैं बाकी वो जो इंस्टाग्राम पे नहीं है या जो कॉग्निजेंट नहीं है इस टेक्नोलॉजी के साथ में, वो भी इसका लाभ ले पाए। तो इसलिए आप सभी इन सब बातों का विचार करके ज़रूर ये सब रियाज हर रोज़ कीजिए। पोस्चर
जॉ का जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ओ के वक्त आपको जॉ बिल्कुल हल्का छोड़ना है और पूरा सांस भर के आपको एक ओंकार रिसाइट करना है और सांस नाक से लेनी है। और ऊ और म के वक्त थोड़ा अगर नेज़ल जाए पहले पहले तो इट्स ओके, लेकिन ओ में बिल्कुल भी नेज़ल नहीं जाना चाहिए। फिर आकार, आकार के वक्त 3 फिंगर्स का जो अपना स्ट्रैटेजी है उसकी वजह से आपका जॉ अच्छी तरीके से खुल जाएगा और उसके वजह से फिर आपका आकार और आवाज़ इन टर्न बहुत खुली हो जाएगी। तो ये सब प्रैक्टिस जो है वो एवरी मॉर्निंग आपको करना है। 1 वीक तक कंटिन्यूअसली आपको इससे करने के बाद में फ़र्क महसूस होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्ट विथ लेसर अमाउंट ऑफ सेट्स। जो भी सेट मैंने बताया था, ये जो 3 एक्सरसाइज है वो हर एक सेट आप 15 रिपीटेशंस करें पहले। फिर धीरे धीरे आपको समझते जाएगा कि कितने रिपीटेशंस करने के बाद में मेरी आवाज़ खुल रही है, क्योंकि हर एक की आवाज़ अलग है, हर एक की आवाज़ का स्ट्रक्चर अलग है, उसका फोकस अलग है, उसकी जात अलग है, टेक्सचर अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। हम लोग सब लोग आइडेंटिकल है, इसलिए हम लोग अगर चाहे तो सभी लोग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन उसी का आवाज़ अपील होता है जो ज़्यादा मधुर होता है सुनने में। तो इसलिए 10 में से 1 ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन पाता है। तो इसलिए हमें ये रियाज़ हर रोज़ करना है और इस तरफ ध्यान देना है कि अपना टेक्सचर कैसे और अधिक हो, अधिक अच्छा हो। तो आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट। अगर आपको कुछ सजेशंस लगते हैं कि मैं ये टॉपिक कवर करूं या इस चीज़ के ऊपर आपको पर्टिकुलरली लाइव सेशन ज़रूरी लग रहा है या आपके कोई भी डाउट्स हो, तो DM टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आज यही वक्त है मेरा कि जहाँ पे मैं आपकी विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।